दोस्तों, मैं हूं विकास वशिष्ठ, इस फिल्म का प्रोड्यूसर। और हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है बहुत ही दिल से और एनएसडी के कलाकारों को लेके, और एनएसडी के कलाकारों के साथ हमारा डायरेक्टर भी एनएसडी का ही है। तो ये आज का जो दिन है हमारा एक दूसरे की टांग खींचने का शायद है या पूरा करने का है। तो शुरुआत करेंगे डायरेक्टर से ही। तो डायरेक्टर बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ और फिल्म के साथ, उस फिल्म के कलाकारों के साथ। आपके साथ तो अच्छा ही रहा और सबके साथ अच्छा ही रहा। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो प्रोड्यूसर के साथ होना चाहिए, है ना। हालांकि मैं इनके बारे में हमेशा यही बोल रहा हूँ, अभी जहाँ जो भी प्रश्न कर रहे हैं लोग, कि बहुत अच्छा फ्रीडम दिया। इन्होंने किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं की। ये सबसे अच्छी बात होती है कलाकार के लिए कि जो पैसे लगा रहा है वो अपनी नहीं चला रहा है, ये सबसे अच्छी बात होती है। और इसीलिए ये फिल्म इतने अच्छे तरीके से बन पाई। रहा सवाल एक्टर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, वो सब हमारे जूनियर हैं, एनएसडी से हैं, कोई एमपी ड्रामा स्कूल से हैं और हमारे साथ थिएटर करने वाले लोग हैं। ये कहानी भी ये जो फिल्म है वो एक नाटक पे आधारित है, द शैडो ऑफ ओथेलो। शेक्सपियर का एक नाटक है ओथेलो, और ओमकारा विशाल जी ने डायरेक्ट की बनाई फिल्म। तो इस दोनों चीज़ों को लेकर, एक फिल्म और थिएटर को लेकर हम लोगों ने एक कहानी गढ़ी, और वो कहानी इतनी अच्छी है कि आप, जैसे मैं बोलूं कि आप महाभारत अगर आप लिखें और कोई ये कर दे कि वो दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे तो एक नया उसमें रंग आ जाता है। ऐसे ही शेक्सपियर का ये जो ओथेलो है वो हमने जो लिखी है फिल्म, वो ऐसा कुछ है कि मैं अब इसको किस कहानी ना बोल देना। हाँ, बस मैं बच रहा हूँ इसीलिए कि ऐसा क्या बोलूँ। यागो के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। और आपको एक नहीं 3-4 यागो मिलेंगे, एक नहीं 3-4 डेस्टिमोना मिलेंगी, एक नहीं 3-4 ओमी भैया भी मिलेंगे, ओथेलो भी मिलेंगे। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको मज़ा तो आएगा। आप हंसते हंसते धीरे धीरे आपको धीरे धीरे ये कहानी एक ऐसी जगह लेके जाएगी जहां आपको लगेगा कि अरे ये तो वो है, अरे ये तो ये है, अरे यार ऐसा क्यों। तो ये जो प्रश्न है ये उठेंगे, और जब ये प्रश्न उठेंगे तभी हमारी कहानी में आप लोगों को मज़ा आएगा। अब इसके बाद मैं माइक दूंगा इस फिल्म के बहुत ही शानदार कलाकार और लिरिक्स राइटर फैज खान। प्रोड्यूसर साहब को एक्टिंग क्यों नहीं कराई? इनका चेहरा बहुत बोलता है। हाँ, ये तो बाद में बोलना शुरू किया ना इन्होंने। जब फिल्म आधे से ज़्यादा बन गई तब हमें समझ में आया, अरे यार इनके अंदर भी तो एक एक्टर, एक देखो दूसरे सवाल में समझ में आया। हाँ, सवाल भी नहीं किया मैंने। एक एक्टर पल रहा है इनके अंदर भी। और वो जब हमने फिल्म बनाई ना, फिल्म का कौन सा किरदार आपको लगता है कि सटीक बैठता है? इनके लिए तो भैया जी ही सही बैठते और ये कर भी लेते अच्छा। लेकिन समस्या ये है कि जब फिल्म बनना शुरू हुई, जब फिल्म बनना शुरू हुई तब इनका एक्टर जो है पैदा हुआ। जब फिल्म बनते बनते ख़त्म हो गई तब वो थोड़ा सा जवान हुआ, तब तक हाँ तब तक मामला जो है इंसान होने से बच गया। विक्रम के पास। हाँ, फैज से कुछ स्टार्ट कर दिए थे तो प्रोड्यूसर साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आगे मैसेज लेते हैं। काम भी आता है जी। हाँ फैज, तो सबसे पहले तो आपके शब्दों में द्वंद्व और आपका किरदार जितना आप समझा सकते हैं, बचा बचा के जैसे वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो द्वंद्व अपने आप में यही बात है कि हम जो हमारे दिमाग में 24 घंटे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता ही रहता है। कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। कोई ये बड़ा है, इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद ज़्यादा कैसे है, मेरी कितनी गंदी कैसे है, उसकी ज़्यादा साफ़ कैसे है, इसके जूते अच्छे कैसे हैं। ऐसी ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग पे असर करती जाती हैं। तो द्वंद्व छोटी छोटी बातों की बात है, आम इंसान की बात है, आम इंसान उसकी कहानी है। और बात है लिरिक्स की, तो मुझे मौका दिया और जी, तो मैंने इस फिल्म के गाने लिखे हैं। 4 गाने हैं, तो चारों मैंने लिखे हैं जी। आपका जो किरदार है वो? अच्छा हाँ, तो किरदार मैं इसमें सुलेमान का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक मुस्लिम है और एक कसाई है। और
यहाँ पे इस फिल्म में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे लगता है कि मेरा ही है, क्योंकि ये पूरी कहानी का तारतम्य बिठाल के रखता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये। सबसे अच्छी बात है सारे एक्टर को ऐसा लगता है। इस कहानी की मजा इसी में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मेरा कैरेक्टर, और मुझे यकीन है कि ये जब फिल्म लोग देखेंगे तो उन्हें यकीनन मेरे कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। एक ऐसा कैरेक्टर है जो तखियानूसी ख्यालात का है, लेकिन उस तरफ बढ़ रहा है। जब उसको एक नए विचार मिल रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, जो दुनिया को देख रहा है अलग तरीके से, कि वो होता ना कि मैं इस नदी में कूदूं या नहीं, वो वैसा कैरेक्टर है कि थोड़ा पाँव डाल रहा है, फिर निकल रहा है, फिर पाँव डाल रहा है, फिर आधा डूब रहा है, फिर निकल रहा है। तो उस मुहाने पे खड़ा हुआ कैरेक्टर है। लोगों को पसंद आएगा वो कैरेक्टर, अच्छा लगेगा। जी जी, आपके शब्दों में बंद और आपका किरदार। सबसे ये पहली बात पूछें, तो हाँ सॉरी आप भाई ये पूछे तब तो मज़ा आएगा। भाई एक बात सही बात है। पहले तो मैं विक्रम के नाम से ही बहुत इंस्पायर रहता हूँ, क्योंकि ये नाम मेरी बचपन की सबसे पहली पसंद नाम है। और ये बहुत अच्छी बात है कि विक्रम ने बहुत ही शानदार अभिनय किया है, और विक्रम ने सबसे आखिरी में बताया कि इनके बड़े भाई मेरे मित्र भी हैं। जब फिल्म कंप्लीट हो गई मेरे पैसे बच जाते हैं, ये बात तो आज जो है अपने बारे में विक्रम खुद बताएंगे। आपका क्लियर हो गया है। हाँ जी अच्छे से, और काफ़ी समय पहले उसमें कोई दिक्कत नहीं मिली है हम लोगों को। इश्तियाक भाई का भी अभी हुआ है। खैर, द्वंद्व जो फिल्म है, जैसा द्वंद्व का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है द्वंद्व, है ना? सही है। तो हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है कि ये द्वंद्व कोई आम द्वंद्व नहीं, ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा कि आप नाम पे भी देख सकते हैं, द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई द्वंद्व कभी ना कभी चलता रहता है, और हम उनकी रेजोल्यूशंस ढूंढते रहते हैं और नए द्वंद्व में फिर फंस जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे अहम द्वंद्व जो आपके ऐसे कुछ अहम कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करती है फिल्म, जो कि हम आम तौर पे ज़िंदगी में फेस करते रहते हैं। उसमें से जैसे जेलसी है किसी के प्रति, या फिर भेदभाव है किसी के प्रति, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, तो इसका ही कुछ ताना बाना है। ये आमतौर पे हम जीवन में वैसे ही देखते हैं। हम लोग अगर ट्रैफिक लाइट पे भी खड़े होते हैं तो कोई भिखारी है जिसमें लाइफ में स्टेटस कम है, फिर अब कई लोग उसको हिकारत की नज़र से देखते हैं, और कई लोग दया के भाव से देखते हैं। पर ये अपने आप में कुछ ना कुछ आपके अंदर के द्वंद्व को ही कहीं ना कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट को पुश करता है, और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ ड्रामा होगा। और ये तो खैर फिल्म का नाम ही द्वंद्व है, तो आप ये मतलब कितना ड्रामा है फिल्म में, जो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। प्लस हर किरदार हमारी फिल्म में जो है वो कड़ियाँ हैं, एक कड़ी भी फॉल बैक करती है, फॉल आउट करती है, तो फिल्म की कहानी पूरी नहीं होती। तो ताना बाना वो जो है इतनी लंबी चौड़ी कास्ट में, जो एंसेंबल कास्ट में बनाया गया है, वो ताना बाना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से कहानी बहुत गूढ़ हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है। अब प्रोड्यूसर साहब के पास चलते हैं, हम सवाल मैं करता हूँ। नहीं अभी एक इंट्रोडक्शन रह गया। देखो ऐसा है कि मेरे भाई रोहनदीप सिंह, कोई भी कहानी या कोई भी फिल्म तब कंप्लीट होती है थिएटर तक पहुंचती है, और मेरे भाई ने एज ए प्रोड्यूसर भी मेरा सपोर्ट किया है, और सिनेमा घरों में पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पे रखी है। तो रोहन जी हाँ जी, आपके ये सवाल है, बताइए कि आपके एक एक्टर संजय मिश्रा है ही नहीं यहाँ पे, क्यों हाँ। नहीं है? जबकि schedule था उनका interview। उसका जवाब तो आपको सर ही बता सकते हैं यार, सर ही बता सकते हैं। वो एक्चुअली बिजी हैं, वो आना चाह रहे थे, बट उन्होंने बोला, मतलब उनका कोई शेड्यूल आ गया एंड टाइम में, वो बिजी हैं। बट आपको अभी आगे बहुत सारे इवेंट होने, क्या पता देखने को मिले जल्दी। वो उन्होंने ही आज का हाँ। समय दिया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन क्या हुआ कि आज उनको एक ऐसी फिल्म के लिए जाना पड़ा कि उसका काम ख़त्म ही करना है। तो फिल्म का पता नहीं, नाम हमें मालूम नहीं, इतना तो हमने नहीं पूछा। लेकिन वो बेचारे, उन्होंने 12 बजे रात को फ़ोन किया था, मतलब कल 11 बजे या ऐसी कुछ 11 बजे करीब। हम लोग तो सुन रहे हैं कि कुछ झगड़ा हो गया, उनका कुछ मतभेद चल रहा है आप लोगों ये से। तो गलत है। ये कौन बोल रहा है? नहीं, याद है कोई इवेंट हुआ था तो ऐसे? हाँ नहीं, हमारे देखो, हमारे तो हम तो हमारे इंटरनल कोई तो हम लोग तो नहीं, क्योंकि हम लोग, हमारे तो सीनियर हैं वो, और हमने तो कई काम किए हैं उनके साथ।
नहीं, नहीं, शेयर ही नहीं करते ना वो इंस्टाग्राम पे चीज़ें, वो रोज़ मर्रा शेयर कर रहे हैं इंस्टा पे, बट ये वही है कि आप कुछ काम करते हैं उसकी वजह से ये सब ज़रूरी है ना। अब वो अपना बेसिक काम छोड़ के वो करने, मतलब हम लोग भी जब ऑडिशन देते हैं और हम लोग को किरदार मिलते हैं फिल्मों में, तो कभी कभार जब आपको फिल्म का शूट मिल जाता है, आपस में हम लोग के जोक है कि अरे यार वो ऑडिशन छूट गया यार, तो हम लोग आपस में इस बात पे हंसते हैं कि भाई इसी काम के लिए तो ऑडिशन देना था, तो काम कर रहे हो ना। एक तो बात वैसा और है, वाला है। आपका प्रश्न ये सही है, आपके जाहिर सी बात है ये प्रश्न उठेगा कि आखिर जो मेन किरदार हैं वो क्यों नहीं है। जैसे आज विश्वनाथ चटर्जी है, उसको भी आना था इधर, लेकिन वो अभी तक नए गांव से चला है, अभी तक पहुंचा नहीं इधर। तो यही सब चीज़ें होती हैं। कई जैसे इप्सिता चक्रवर्ती है, टीना भोपाल में है, इप्सिता का आज शो है, नाटक है, तो वो इसलिए नहीं आ पाई। तो मैं कुल भी नहीं हूँ आगे से। हाँ, मतलब मेरा भी ये कल कल से ये भी नहीं है। डंकी डंकी यहाँ बॉम्बे में ही हो रहा है, खोपोली में हो रहा है मैम, लास्ट। नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा मैम, अब अभी मना किया हुआ है। Have you shared a screen space with Asad? ऑफ कोर्स, यस। How many scenes you have to do? मैम ये नहीं बता पाऊँगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कैसे आप- ये मिला कैसे था? Thank you. ऑडिशंस तो कितनी बार audition? 7-8। राजू जी डायरेक्ट डील कर रहे थे आपसे? पहले मुकेश छाबड़ा जी थे, उन्होंने ऑडिशंस लिए, फिर धीरे धीरे करते करते आगे, फिर लुक टेस्ट हुए, फिर लुक टेस्ट में फिर टेस्ट हुए, फिर रीटेस्ट हुए, वो होते गए। ऐसे ही होता है, मतलब जितनी बड़ी फिल्म होगी उतना ज़्यादा एहतियात, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो बस यही पर आप है। इतने सशक्त अभिनेता हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो डोंट यू फील बैड ऑफ एंड ऑन सो मच ऑफ ऑडिशन? नो मैम ये नहीं, आई डोंट, बिकॉज दैट्स माई जॉब। सो ये वैसा वाला है कि आपने प्रोडक्ट बनाया है, सो यू नीड टू गो एंड आउट सेल इट। हमारी थैले वाली मार्केटिंग अभी भी चल रही है। सो आई थिंक उस समय जब अपने आप लोगों को भरोसा हो जाएगा तो आपको सीधा कास्ट ही करेंगे। अभी ऐसा होता है, समटाइम्स पीपल कास्ट यू डायरेक्टली, समटाइम्स पीपल कॉल यू फॉर ऑडिशंस। But is it But- positive or a negative character that you're playing? पॉजिटिव, बोथ द फिल्म्स पॉजिटिव। आप डेब्यू कर रहे हैं और ये फिल्म एज ए बतौर डायरेक्टर और एक्टर तो खैर आप हैं पहले से, तो ये ओथेलो से है इंस्पायर, पूरी वैसी है, और जो विशाल से भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड है, तो आर यू गोइंग टू गिव हिम अ टफ कॉम्पिटिशन? नहीं, कंपटीशन तो मेरा किसी से भी नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट पूरे विश्व में ओथेलो को लेके लोगों ने अलग अलग प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाई हैं। अधिकतर सीरियस ही फिल्म बनाई है मैंने जितनी भी देखी हैं, या मैंने जितने भी पहला एक्सपेरिमेंट है कि कॉमिक भी जितने भी मैंने नाटक देखे हैं और जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं, वो सारे जो हैं सीरियस हैं। हमारी जो फिल्म है वो 70% या कहें कि 60% कॉमेडी आपको रिलीफ देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ओमकारा में जो जिस सब्जेक्ट को, जिस जेलसी को लेके या जिस चीज़ को लेके वो फिल्म बनी है, ईर्ष्या को लेके जो फिल्म बनी है, या जो ईर्ष्या को लेके ओथेलो में जो कॉन्फ्लिक्ट है, खून खराबा है, वो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है, लेकिन इसका अंदाज़ है अलग कहने का। इसमें साधारण लोगों को क्या आने इस वाली है ना? जैसे मान लीजिए, साधारण लोगों के साधारण अंदाज होते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई ओथेलो में कई खून होते हैं, ओमकारा में कई खून होते हैं। इसमें खून होता है लेकिन चरित्र का होता है, किसी इंसान का नहीं होता है। चरित्र हनन कैसे कर रहे हैं? बस उसी पे कहानी है, मज़ा आता है। किसी का एक व्यक्तित्व ख़त्म हो जाए, किसी के व्यक्तित्व को ख़त्म करके उसको मार के, मान लीजिए एक इंसान को आपने मार दिया शारीरिक, फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है। जी, फिल्म के अंदर फिल्म है और नाटक के अंदर नाटक है। बिल्कुल सही बात। और जो ओरिजिनल कैरेक्टर हैं, उन ओरिजिनल कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर हैं। तो आपको एक सिंपल तरीके से फिल्म देखने में मज़ा आएगा, लेकिन जब आप पूरी फिल्म देख लेंगे उसके बाद आपको उसकी परतें समझ में आएंगी कि यार इसमें कितने लेयर्स हैं, कितनी परतें हैं, हर कैरेक्टर की अपनी एक परत है। तो और हेलेट जी मैं एक और पूछना चाह रही थी, आप चरित्र हनन की बात कर रहे हैं, जी जी तो
सिर्फ स्त्रियों का भी चरित्र हनन कर रहे हैं और नर का भी कर रहे हैं इसमें? चरित्र हनन जो है स्त्रियों का के ऊपर, मतलब वही अब कहानी बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ कैरेक्टर का चरित्र है, हाँ करेक्टर। इंसान, मतलब मेल और फीमेल की बात नहीं। Because I know Othello, I've done my literature, so I'm asking. नहीं, उसमें दोनों हैं, बस ये है कि वो जो कहानी है वो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ है चरित्र के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, आपने तो फिल्म देखी है, आपने ओथेलो भी पढ़ा है, तो डेस्डेमोना का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर तो चरित्र हनन का ही इल्ज़ाम लगता है ना, उसको मार दिया जाता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने डिज़ाइन किया है कि कैसे हम लोग ऐसी कैसे करें कि खून ना हो लेकिन बात हो जाए, है ना, खून खराबा ना हो लेकिन लोगों तक वो बात पहुंच जाए, लोगों को उतना ही दर्द हो, उतना ही चीज़ महसूस हो जो एक खून करने में होती है या किसी के। तो वैसे ही हम लोगों ने बनाई है फिल्म, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हाल ही में हम नाना पाटेकर से बात कर रहे थे, जी तो उन्होंने रेफरेंस दिया था हाल की पिक्चर में जो 600 करोड़ वगैरह बना रही है। हाँ। उन्होंने कहा कि मतलब 600 करोड़ बना रही है, लेकिन इसमें अगर खून खराबा, मर्डर, वायलेंस और रेप दिखाएंगे तो हमारी आगे की जनरेशन भी हर दिन उसको फॉलो करेगी, और न्यूज़पेपर में हेडलाइन वही होगा, रेप, मर्डर एंड मोर, हाल में हो भी रहा है। नहीं, तो आपकी फिल्म से दिस विल बी चेंज्ड, लाइक यू नो, आपकी फिल्म से हेडलाइंस पॉजिटिव बनेंगी। पॉजिटिव तो किसी भी फिल्म के लिए बनती है। आप देख लीजिए, मान लीजिए हाँ, लेकिन ये इसलिए नहीं है कि समाज के लिए, वो स्क्रिप्ट के लिए है। स्क्रिप्ट का पहले सोचा, उसके बाद समाज का आएगा तो सोसाइटी आएगी, तो सोसाइटी के लिए हमने अपनी स्क्रिप्ट नहीं बदली, स्क्रिप्ट की डिमांड वही थी कि हमें ऐसे ही लेके जाना है। बात ये है, एक बात। दूसरी बात जो आपने बोला कि ब्लड दिखता है, मारधाड़ होती है या रेप की कहानी होती है, तो अगर हम लोग इस सब्जेक्ट को नहीं लेंगे किसी भी तरह से बात करने के लिए, तो फिर फिल्म बनेगी नहीं किसी प्रकार से। बलात्कार नहीं दिखा सकते या बलात्कार के बारे में बात नहीं कर सकते तो फिल्म नहीं बनेगी। इसलिए बलात्कार ही करेंगे लोग, तो सब्जेक्ट मत उठाओ, किसी बैंक रॉबरी की बात मत करो, नहीं तो बैंक रॉबरी करने लगे। तो ये मुझे नहीं लगता, ये तो फालतू की बातें हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है किसी के लिए ये सही बात हो, लेकिन आप किसी भी चीज़ को आप नेगेटिव ही क्यों उठाएंगे? भाई फिल्म के पहले आपको बताते हैं तंबाकू मत खाएं, तो आज तक पूरे विश्व में, पूरे देश में ये हो जाना चाहिए कि तंबाकू नहीं खाएं लोग, अगर फिल्म की ही बात मानते हैं तो। वैसे जवान में कई घटनाएं उठाई हुई हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अभी जो नेता गण हैं जो इधर से उधर चले जाते हैं या कुछ भी करप्शन करते हैं, तो वो पूरी जनता थोड़ी हो जाती। वो समझ में आता है ना लोगों को कि भाई सच्चा अच्छा क्या है, गलत क्या है। तो मैं किसी फिल्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। कमर्शियल फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि कमर्शियल लोग अगर देखने जा रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो लोग, उनको मज़ा आ रहा है, देख रहे हैं वो। और अगर हमारी फिल्म देखने जा रहे हैं तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उन जो ऐसे लोग हैं, कई लोग चाहते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा काम देखने को मिले जो रियलिस्टिक हो, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो हमें कुछ सिखाए, हमें हंसाए तो कुछ सिखा के भी जाए। कुछ लोग इसकी तलाश करते हैं, तो जिनको ये तलाश है वो हमारी फिल्म देखने आए, मज़ा लें, आनंद लें। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ओथेलो को जब आपने लिखा कॉमेडी में, हाँ, आप बताया कि किसी और ने लिखा नहीं है, तो कौन सा क्या चीज़ आपको ऐसे क्लिक किया कि यार इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं? जी। देखिए, जब ये नाटक की शुरुआत हुई तो मेरे भाई ने ही प्रोड्यूस की थी, ये नाटक प्रोड्यूस किया था फैज़ ने। और ओथेलो क्योंकि सब्जेक्ट बहुत भारी है और मुंबई में करना था, तो मुझे लगा कि यार वैसे ही कर देंगे, वही राजा होंगे, या फिर ऐसा कर देंगे कि जैसे ओमकारा है कि खून हो गया, इसका हो गया, तो यार कुछ ऐसा नया कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ओमकारा का जिक्र हुआ, ओथेलो का जिक्र हुआ, अचानक से फिर लेटे लेटे एक कहानी बन गई कि क्यों ना हम ऐसा काम करें कि ओमकारा भी हो जाए और
ओथेलो भी हो जाए, बीच की कुछ कड़ी निकले, तो उसमें कॉमेडी कुछ कैरेक्टर नज़र आने लगे कि भाई ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर आए तो उसके हिसाब से फिल्म बनती गई, फिल्म लिखती गई, नाटक लिखता गया, और दिन ब दिन वो बहुत इंटरेस्टिंग होता तो गया। हम लोग ये कह सकते हैं ओथेलो का कॉमेडी वर्जन है ये, फुल ऑन। हाँ, 60-70%, 60-70%, विक्रम पूरा नहीं, मज़ा ख़त्म हो जाएगा नहीं। हाँ हाँ, वो आखिरी में मरती है वो। अरे नहीं बताएंगे। विक्रम कौन, डॉली? डॉली तो मरती है। डॉली का किरदार खड़ा देते हैं ना, मार डालते हैं। हाँ, पानी। हाँ, विक्रम जी। राजू जी से क्या बातचीत हुई थी जब आपका ऑडिशन उन्होंने देखा? तो मैं फिल्म की कहानी और फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजू जी ने क्या कहा आपका लुक देखने के बाद, और क्या पूछा? उनके शब्द है कि बट काफ़ी क्यूट लग रहे हो। ये कहा था। और बाकी जो कर रहा है सही कर रहा है, करता रहे यही कहते रहे, एंड बताते गए, तो बस उनको फॉलो करता गया। मैं बहुत सारे एक्टर से बात करता हूँ और हमेशा मुझसे एक सवाल अगर कभी पूछना पड़ता है कि आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है, हाँ। तो मतलब राजू का नाम तो आता ही है। यस है। तो आपकी विश लिस्ट में भी ऑब्वियस रहा होगा, क्यों ना? वो कौन सी, मतलब जब आप पहला ऑडिशन दे रहे थे आपको था कि क्लिक होगा, कि कई बार हम ऑडिशन देते हैं बहुत सारे और होता नहीं है, और फिर जब लास्ट में रोल भी आपको मिल गया? मुझे, मेरे मन में ये था कि मैं काफ़ी समय से बॉम्बे में था और काफ़ी समय से काम कर रहा था। बीच में टीवी भी करना शुरू कर दिया था, तो टीवी करते करते पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप फिल्में कर पाएँ, क्योंकि उसका स्केड्यूल बहुत टाइट होता है। तो मतलब महीने के 20-22 दिन अगर आप टीवी शूट करेंगे तो फिर कितने ही दिन बचे, तो फिल्म वाला कोई आपको फंसाएगा नहीं उस लिहाज से। तो टीवी छोड़ा। टीवी छोड़ने के बाद दिमाग में बनाया था कि हाँ, फिल्में करनी है और वेब शोज़ करने हैं। तो उसके लिए कुछ साल भर, 2 साल भर मुझे लगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इनफैक्ट टीवी शो छोड़ने के 1 साल तक मैंने कुछ काम भी नहीं किया था। थोड़ा बहुत नाटक वाटक किया ताकि हम प्रैक्टिस में रहें। फिर धीरे धीरे करके फ़िल्में आना शुरू हुई, और जब फिल्में आना शुरू हुई तो जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि इसके टॉप लेवल के काम को आप कर सकें, ताकि आपको सारी सहूलियत मिले, वो प्लेटफॉर्म मिले। उसमें बड़ा रिस्क भी है क्योंकि आप एज एन एक्टर भी मेजर टाइम एक्सपोज हो रहे हो, पर हाँ, दिमागी रूप से मैं तैयार तो था और बहुत समय तक वेट कर रहा था। सो आफ्टर अ लॉन्ग वेट ये मिला। मैंने जो सोचा था शायद 3 साल पहले मिलता, वो मुझे 3 साल बाद मिला, और इसको करते हुए अब 2 साल हो गए, तो 5 साल तो निपट गए जब तक दर्शक तक आ रहा है। तो देखते हैं जी। तो इसके अलावा कोई और फिल्म कर रहे हो? मैम फिल्में हैं और भी हैं। अमेज़ॉन की एक वेब शो किया है, चूना करके एक हमारी वेब सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी साथ में ही आ रही है 29 को। वो रिलीज़ हो रही है। फिर अभी उसमें भी एक मुख्य किरदार है, वो एंसेम्बल कास्ट है, तो हाइस्ट है वो तो। और जैसा उस हाइस्ट में 7 लोग हैं, जिमी शेरगिल ऑपोजिट साइड पे। सो उस हाइस्ट में जो 7 लोग हैं उन 7 में से एक, जैसे ओशंस 11 वगैरह या फिर मनी हाइस्ट भी था, वैसा है। तो जैसे मैं आपसे मिला, मैंने बोला कि मैं आपको बीते कई रातों से देख रहा हूँ सुमित होगा में। हाँ, सुमित संभालेगा में। तो राजू ने कुछ बोला, आपको देखा था कोई काम आपका, ऐसी बात की राजू जी? नहीं, उस समय उन्हें नहीं पता था। फिर बाद में उन्होंने जब किसी से इंट्रोड्यूस कराया तो मुझे समझ में आया कि उन्हें पता है कि हाँ, ये काम कर रहा था। क्या देखा था? मेरे ख्याल से उन्होंने केसरी देखी थी और मनमर्जियाँ देखी थी। मनमर्जियाँ वॉज इज़ रेफरेंस, क्योंकि तापसी भी हैं इधर तो वैसे पता लगा। और मेरे ख्याल से कनिका ढिल्लन ने लिखी है मनमर्जियाँ, और ये भी लिखी है। इसमें भी शायद उनका काफ़ी मतलब वो है कहानी देने में। रेफरेंस पॉइंट ये भी था। Yes. क्योंकि जब लिख रहे थे तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपका रहा होगा, तो नहीं, लिखते समय नहीं रहा, जब मेरे ख्याल से किरदार ढूंढ रहे थे। हाँ, मेरे ख्याल से कुछ नया ही ढूंढ रहे थे। कोशिश ये कर रहे थे कि भाई मेरे पास सिनेमा पे ले जाने के लिए तो जो होने चाहिए लोग वो हैं, बाकी नए किरदार शायद ढूंढ रहे थे। शाहरुख ने क्या कुछ कहा? उन्होंने देखा था आपको काम, मतलब आपका काम? नहीं देखा है? नहीं, उन्होंने नहीं देखा था। सो क्या बातचीत हुई उनसे कुछ? ये बोले कि मैं तो फिल्म को वहाँ तक ले जा रहा हूँ जहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ, अब तुमने अच्छी एक्टिंग नहीं करी तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी ये कहा। फ्रॉम बॉलीवुड हियर आफ्टर, या प्रोड्यूसर पकड़ते जाना।
पड़ेगा कोई ना कोई। मुझे कोई इनको रोल भी देना और हाँ टीम तो बन ही जाती है, कैंप तो बन ही गया। हाँ टीम तो बन गई। हाँ। दरअसल सारी जो कवायद है वो काम सफल होने की है। अगर हमारी फिल्म कमर्शियल नहीं हमने बड़ा हाँ कमर्शियल काम कर गई तो ये हमें दोबारा करेंगे, आर्टिस्टिक काम कर गई तो दुनिया हमें बुलाएगी। लोग नेपोटिज्म बोलेंगे क्या अपने लोगों को काम देते हो। आप लोग सब आउटसाइडर हाँ। एनएसडी के लोग हो, सब पढ़े लिखे लोग हो, हाँ। सब एक्टिंग की पढ़ाई करके आए हैं। तो मुझे लगता है ये फिल्म एज एन एक्टर भी और एज एन डायरेक्टर भी और हम जिन लोगों ने जो भी काम किया है वो कहीं ना कहीं अपनी हाजिरी जो है दर्ज कराएगी, लोगों को पसंद आएगा। अब जैसा बस कि लोग देखने जाएं, लोगों को देखने पसंद जाएं, आए। हाँ ये कारण कोई जो जाएगा चाहे वो 100 बंदे हों, चाहे 1000 बंदे हों, चाहे एक बंदा हो, वो इस फिल्म की बुराई नहीं करेगा क्योंकि उसको जो हमने गहराई वाली बातें की हैं वो हैं इसमें, लेकिन आम इंसान भी इस फिल्म को देख सकता है। आपका ये जो प्ले है कितने साल से चल रहा था और कितने शो हुए हैं, कहाँ कहाँ? ये करीब 2015 में लिखा हुआ था, तब से चल रहा है। हाल फिलहाल में भी शो किया। हाल कहाँ पर कहते हैं? और 60 में वैसे देश के अच्छे अच्छे फेस्टिवल जो होते हैं, प्लस इसके शो नहीं इतने नहीं हुए क्योंकि बड़ी कास्ट है और सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो फिल्मों में काम करते रहते हैं। तो ये थिएटर की कास्ट कितनी परसेंट इसमें है जो आप सब प्ले- एक छोड़ के है ना, संजय भाई को छोड़ के और इप्सिता को छोड़ के बाकी सब है। अच्छा बाकी सब अब हाँ। उसका भी नाम द्वंद्व ही था। नहीं, उसका नाम था द शैडो ऑफ अथेलो। तो ये टर्निंग पॉइंट क्या है इस फिल्म का? टर्निंग पॉइंट मतलब मैं समझा नहीं। टर्निंग पॉइंट ऑफ द फिल्म मतलब क्या है फिल्म में टर्निंग पॉइंट जो दर्शकों को सीट से पकड़े रखे? कैरेक्टर का बदलाव, जब कैरेक्टर करवट लेता है ना तब लोगों को और ज़्यादा उत्साह होगा कि अब क्या होगा। इंटरवल के बाद लोग चिपक जाएंगे। हाँ। इंटरवल के बाद हाँ, चिपक जाएंगे। और सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, उसमें कई कैरेक्टर बदलेंगे। सो इविल एंड गुड यही होता है दो चीज़ें। सो विल इविल डोमिनेट लेटर ऑन आफ्टर द इंटरवल? इसका जवाब मैं थोड़ा दे। मैम मुझे लगता है कि गुड एंड ईवल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। अगर ईवल नहीं होगा गुड नहीं होगा, गुड नहीं होगा तो ईवल नहीं होगा। फिल्म भी बहुत कुछ वैसे काम करती है हर किरदार में। अच्छा कितनी स्क्रिप्ट लाइन है कि नाटक तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। ये आपका फेवरेट बिल्कुल फेवरेट है ये मेरा। ये टैगलाइन बनेगी इंडिया की, क्या बनेगी? घर घर टैगलाइन बनेगी ये, जो भी फिल्म देखेगा। मेरे तो कई हैं, मैंने तो क्योंकि फिल्म लिखी है इसलिए हर इसी अंदाज में बोलेगा अपने कैरेक्टर के अंदाज में यदि कंफर्टेबल है अच्छा अपना बोलें कि जो मुझे पसंद है वो बोलें। जो आपको लगता है कि आप तो डायरेक्टर हैं, आप तो कुछ अरे भोला, कभी कभी नियम तोड़ देना चाहिए, इंसान होने का सबब बना रहता है। लिख रहे हैं। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए और हमें माफ़ करें। अलाउद्दीन खिलजी के खानदान की बहू को तुमने समझा क्या है बे? अरे वो तो इनके तो बहुत ये बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को आपकी फिल्म की। धन्यवाद, थैंक यू।